नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले वीडियो से। टू कपल पेंडुलम के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। टू कपल पेंडुलम का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम लोग जो है वो निकाल चुके थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि कपल ऑसिलेटर किसे कहा जाता है, फिर एक दो एग्जाम्पल देखे हुए थे हम लोगों ने। तो कपल किसको कहा जाता है कि मतलब एक सिस्टम के ऑसिलेशन के वजह से, एक सिस्टम का मोशन के वजह से अगर दूसरा कोई सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कपल बोल सकते हैं। और दो या दो से ज़्यादा ऑसिलेटर कुछ ऐसे लिंक्ड कर दिया जाए कि दोनों के बीच में जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र का जो एक्सचेंज होने लगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, वो दो सिस्टम जो है वो कपल है। ठीक है, तो कपल ऑसिलेटर उस केस में हम लोग बोल सकते हैं। और जिसका एक एग्जाम्पल हम लोग टू कपल पेंडुलम को लेकर चल रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो जहाँ हम लोगों ने क्या किया था, दो पेंडुलम को ऐसे जो है वो किसी भी रिजिड वॉल से मान लीजिए या फिर किसी रिजिड सब्सटेंस से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वह लटका के रखा हुआ है पेंडुलम को, और ये जो है स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया था। इसका लेंथ एल है और ये एक बॉब है ए और दूसरा बॉब है बी, और दोनों का मास एम है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है, जो फोर्स कांस्टेंट है वो के है। उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि इसको ऑसिलेट करवाते हैं। तो ऑसिलेट करवाने के बाद ये जब ये ऑसिलेट करता है तो अपने मीन पोजीशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, बी का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने x2 मान लिया, ए का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने x1 मान लिया। डिटेल वीडियो आपको जो है वो पिछला वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगा। हम लोग बस उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से देख रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, और आगे जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने माना था। उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकालते हैं वो हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो निकल के आता है। तो ये दोनों इक्वेशन जो निकल के आया, इसमें हम लोगों ने कहा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, वो बता रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। और जो सेकेंड वाला टर्म है, ये जो सेकेंड वाला टर्म है राइट हैंड साइड में, ये जो इस तरफ जो टर्म है उसको हम लोगों ने क्या कहा, कपलिंग टर्म या कपलिंग ऑफ द स्प्रिंग के वजह से। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को क्या किया, एडिशन किया। ये दोनों इक्वेशन जो है उनको हम लोगों ने एडिशन किया एक बार। उसके बाद दूसरे बार हम लोग क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। ये दोनों इक्वेशन एक बार ऐड कर दिया गया और दोनों इक्वेशन एक बार जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों के पास एडिशन के बाद जो इक्वेशन आया था वो इक्वेशन नंबर 7 हम लोगों ने कहा था, ये इक्वेशन आया था हमारे पास। एडिशन करने के बाद, दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद ये हमारे पास आया हुआ था, और दोनों इक्वेशन को घटाने के बाद हमारे पास ये वाला इक्वेशन आया था, इक्वेशन नंबर 8। इसमें हम लोगों ने कहा था कि जो इक्वेशन नंबर 7 है, इसमें जो x है, हम लोगों ने जो x माना कैपिटल X, और इसमें जो कैपिटल Y है, इसको हम लोगों ने कहा नॉर्मल कोऑर्डिनेट। तो अब जो है वो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या होता है, और नॉर्मल कोऑर्डिनेट हम लोग जो है वो यहाँ पे किस तरह से इसको जो है वो बोल रहे हैं। तो देखिए, नॉर्मल कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होता है जिसके हेल्प से, जिसको यूज़ करके हम लोग जो है वो एक कपल सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, जहाँ पे हम लोगों के पास होगा एक कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा और एक ही वेरिएबल होगा। जो भी इक्वेशन बनेगा, हर एक इक्वेशन में, प्रत्येक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा। तो वही एक वेरिएबल है यहाँ पे, इस इक्वेशन में बस एक ही वेरिएबल है। और ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी सेम है, ये भी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x, और ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका कोफिशिएंट जो है, इसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसका जो कोफिशिएंट है, ये हमारे पास ये वाला पूरा टर्म ओमेगा स्क्वायर प्लस 2k/m। तो ये हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे रखा गया। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वही चीज़ लिखा गया है कि द मोशन ऑफ द कपल सिस्टम का मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स x एंड y। दो कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन, कपल सिस्टम का जो मोशन है उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। और दोनों इक्वेशन, यानी ईच इक्वेशन ऑफ मोशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसा ये इक्वेशन दिख रहा है, विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट विथ ओनली वन वेरिएबल। ये जो है कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट विथ ओनली वन वेरिएबल, ये इक्वेशन तो है ही, एक ही वेरिएबल वाला इक्वेशन है।
दोनों इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और क्या है, कांस्टेंट एक कोफिशिएंट है, और वो इक्वेशन कैसा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन जैसा दिख रहा है। तो ऐसा कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई आर देयरफॉर कॉल्ड नॉर्मल कोऑर्डिनेट। नॉर्मल कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन या शॉर्ट नोट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉर्मल कोऑर्डिनेट, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये सारा चीज़ का डेफिनेशन अलग से जो है वो एक अलग वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये इस क्वेश्चन के तरह से जो है वो करवा दिया जा रहा है ताकि एक जो है वो एक कंटिन्यूएशन में रहे, इसके साथ कंटिन्यू रहे। तो हम लोग नॉर्मल कोऑर्डिनेट देख लिए क्या होता है। नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऐसा कोऑर्डिनेट जिसको यूज़ करके या फिर जिसके हेल्प से हम लोग कपल सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर का उसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, जहाँ पे हमारे पास एक क्या होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, किसके साथ, एक ही वेरिएबल के साथ। एक ही वेरिएबल मतलब कि इक्वेशन में जो भी है एक ही वेरिएबल रहेगा, जो भी इक्वेशन बन रहा है, जितना भी इक्वेशन हम लोग के पास बन रहा है, ये इक्वेशन है तो इसमें एक वेरिएबल, ये इक्वेशन है तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, और वही क्या है हमारे पास, क्या है, वही कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, नॉर्मल कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें, इस इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो अगर हम लोग इस ओमेगा स्क्वायर को, ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको ओमेगा 1 स्क्वायर लिख देते हैं, और नीचे जो ओमेगा स्क्वायर प्लस 2k/m है उसको हम लोग ओमेगा 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा 1 स्क्वायर कर दिए और ओमेगा 2 स्क्वायर की जगह पे ओमेगा 2 स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर एक छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, इसमें क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है इसके वजह से ये इक्वेशन बन रहा है, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसके इक्वेशन के वजह से, मतलब ये जो इक्वेशन बन रहा है इस कोऑर्डिनेट की वजह से बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो जो है वो दो इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, दो इक्वेशन मिल रहा है, तो मतलब कि जो सिस्टम है, जो कपल सिस्टम है, वो उसके पास क्या होगा, दो नॉर्मल मोड होगा। मोड मतलब होता है वे, तरीका या फिर रास्ता जैसे बोल सकते हैं। ऑसिलेशन का जो रास्ता है या फिर जो मोड है वो इस कपल सिस्टम के पास, जो टू पेंडुलम का कपल सिस्टम है उसके पास दो नॉर्मल मोड है। एक डिफाइन किया जा रहा है, एक डिस्क्राइब किया जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के द्वारा, और दूसरा डिफाइन किया जा रहा है, दूसरा डिस्क्राइब किया जा रहा है वाई कोऑर्डिनेट के द्वारा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के पास ये जो टू कपल सिस्टम है, इसके पास हमारे पास जो पेंडुलम है, जो टू कपल पेंडुलम है, उसका जो नॉर्मल मोड है यहाँ पे क्या है, दो नॉर्मल मोड है। कितना नॉर्मल मोड है, दो नॉर्मल मोड है। एक जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के द्वारा और दूसरा डिस्क्राइब किया जा रहा है वाई कोऑर्डिनेट के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल मोड, ये हो गया हमारे पास क्या, नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड क्या है हमारे पास, नॉर्मल मोड बेसिकली होता क्या है कि मतलब कि वो जो कितने तरीके से अभी हमारे पास जितना इक्वेशन निकल के आ रहा है वही हमारे पास नॉर्मल मोड है, जिसको हम लोग आगे अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिलहाल नॉर्मल मोड से जो एसोसिएट फ्रीक्वेंसी होता है उसको नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी बोलता है। ठीक है, इस नॉर्मल मोड से, जो नॉर्मल मोड से एसोसिएट फ्रीक्वेंसी होगा, इस नॉर्मल मोड के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे बाद में। अब हम लोग आते हैं इन फेज मोड और आउट फेज मोड पे। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसमें अगर y को जीरो कर दे, ये जो कैपिटल Y है, इस कैपिटल Y को अगर हम लोग जीरो कर दें तो सिर्फ हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन बचेगा, जिससे हम लोग पेंडुलम का जो कपल पेंडुलम है उसका जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन यही हम लोग के पास बचेगा, जिससे हम लोग डिस्क्राइब कर सकेंगे मोशन। ठीक है, तो y जो है कैपिटल Y हम लोग माने हुए थे x माइनस x2 को कैपिटल Y माना हुआ था। ठीक है, तो x माइनस x2 अगर कैपिटल Y है और y को हम लोग अगर जीरो कर रहे हैं, y को जीरो कर रहे हैं, तो x1 माइनस x2 जीरो हो गया, x1 माइनस x2 जीरो हो गया, तो x1 बराबर x2, तो x1 बराबर x2, यानी कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है, a का डिस्प्लेसमेंट और b का डिस्प्लेसमेंट, a का डिस्प्लेसमेंट और b का डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, बराबर है। वो क्या है, बराबर है। तो a का डिस्प्लेसमेंट और b का डिस्प्लेसमेंट अगर बराबर होगा, यानी कि दोनों का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर बराबर हो जाए, तो ये जो
ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे, जो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है जो के है हमारे पास, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है बॉब ए का और बी का, जो पेंडुलम दोनों का जो दोनों पेंडुलम जो है उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो तो बराबर रह रहा है। तो बराबर रहने का मतलब है ये जो पूरा स्प्रिंग है, ये पूरा जो स्प्रिंग है वो जो ऑसिलेट होगा वो ऐसे ही इस तरफ जाएगा और सेम वैसे ही इस तरफ आएगा, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि जो स्प्रिंग का लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा। और स्प्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहने का मतलब एक और चीज़ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, स्प्रिंग का जो लेंथ है वो अगर कांस्टेंट रहता है तो जो स्विंग होगा, जो पेंडुलम का स्विंग होगा, जो पेंडुलम मतलब क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है, जो वाइब्रेट करेगा या फिर ऑसिलेट करेगा, जो स्विंग करेगा वो इन फेज होगा, मतलब दोनों एक ही फेज में रहेगा। दोनों क्या रहेगा, एक ही फेज में रहेगा, आउट ऑफ फेज नहीं रहेगा। दोनों क्या करेगा, दोनों रहेगा एक ही फेज में। तो ऐसा जो वाइब्रेशन होगा या ऐसा जो ऑसिलेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं इन फेज वाइब्रेशन या फिर इन फेज ऑसिलेशन, इन फेज वाइब्रेशन या फिर इन फेज ऑसिलेशन। और इससे करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, इससे जुड़ा हुआ जो मोड है उसको हम लोग बोलते हैं इन फेज मोड या फिर इन फेज मोड हम लोग जो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है इन फेज वाइब्रेशन और इन फेज मोड जो है वो हो चुका है। अब देखिए, अब हम लोगों ने पहले क्या किया, इसको हम लोगों ने जीरो किया, ठीक है, ये y बराबर जीरो हुआ। अब क्या करते हैं, हम लोग करते हैं x बराबर जीरो, x बराबर जीरो, और x को हम लोग माने क्या हुआ है, तो x1 प्लस x2 जो है वो इस x के जगह पे है, तो x1 प्लस x2 बराबर जीरो, तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, x1 जो है वो x2 के बराबर था, यहाँ x1 x2 के बराबर तो है लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब है कि जो दोनों का वाइब्रेशन होगा या फिर जो ऑसिलेशन होगा वो कैसा होगा। तो देखिए, अगर ये जो ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन है, इसके उल्टे डायरेक्शन में इसका ऑसिलेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट उल्टे डायरेक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा उल्टे डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, स्प्रिंग खींच जाएगा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, खींच जाएगा, क्योंकि ये इधर आ चुका है डिस्प्लेस होके, ये इधर ही है डिस्प्लेस होके। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ बता क्या रहा है कि x1 माइनस x2 हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, जब x1 मतलब कि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट, तो अपोजिट डायरेक्शन एक तो इस तरफ हो सकता है और ये एक अपोजिट कहने का मतलब क्या हुआ, एक पेंडुलम जो है, पहला पेंडुलम मान लीजिए कि इस तरफ डिस्प्लेस हुआ तो दूसरा इस तरफ ऑसिलेट हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस हो जाएगा कि मान लीजिए कि जो पेंडुलम है वो पेंडुलम ऑसिलेट हुआ एक इधर, एक पेंडुलम ऑसिलेट हुआ हमारे पास, इसको ले लेते हैं ऐसे करके, एक पेंडुलम ऑसिलेट हुआ ऐसे, ये ठीक है, और उसके डायरेक्शन में ये पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट हुआ, ये भी तो उल्टे डायरेक्शन है, इसका उल्टा डायरेक्शन ये भी तो है, ये इस तरफ ऑसिलेट हो रहा है तो ये इस तरफ ऑसिलेट हो रहा है। तो इस केस में जो दोनों के बीच में स्प्रिंग है जिससे ये कनेक्टेड है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो एक बार क्या हो जाएगा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है, तो दूसरा क्या होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा। तो दूसरा केस क्या दूसरा क्या हो सकता है कि इसका जो स्प्रिंग का साइज है, स्प्रिंग का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा जो क्या बोलता है, जो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होता है वो आउट ऑफ फेज होता है। इसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज वाइब्रेशन या आउट ऑफ फेज मोड बोलते हैं, जो वाइब्रेशन से रिलेटेड मोड होता है। इस वाइब्रेशन से या ऑसिलेशन से रिलेटेड जो मोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेज मोड, या फिर जो वाइब्रेशन हो रहा है वो है आउट ऑफ फेज वाइब्रेशन या फिर आउट ऑफ फेज ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास आ चुका है जो
कपल पेंडुलम के ऊपर जो नॉर्मल मोड या नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन वगैरह जो कपल पेंडुलम सिलेबस में दिया हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका शॉर्ट नोट बाकी है। जो है वो नेक्स्ट में शॉर्ट नोट देख लेंगे किसका नॉर्मल मोड का, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या जो है वो ऑसिलेशन, या फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले जो है वो शुरुआती में हम लोगों ने बात किया था कपल ऑसिलेटर्स को डिस्कस करने से पहले। डिग्री ऑफ फ्रीडम का बात जो चला हुआ था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो ये दो तीन जो डेफिनेशन है, जो दो तीन डेफिनेशन है, वो कैसे आपको जो है वो शॉर्ट नोट में अगर पूछा जाए तो आप जो है वो उसको लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो आराम से आप लिख सकते हैं उस हिसाब से। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो है वो बता दिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो कपल पेंडुलम है वो कंप्लीट होता है, एक शॉर्ट नोट बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और उसको जो है वो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट 1 जो है वो हमारे पास सेमेस्टर 2 का जो यूनिट 1 है मेजर फिजिक्स के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।